हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जैसे आप स्मूथली रिटर्न फाइल कर पाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। कौन कौन से असेंशियल डॉक्यूमेंट्स है? तो सबसे पहले है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिलता है और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स ये स्टेटमेंट जनरेट होता है। इस स्टेटमेंट में वो इनकम रिकॉर्ड होती है जिसमें टीडीएस कटा हो नहीं कटा हो, बट वो आपकी इनकम है। साथ ही साथ इनकम के साथ परचेज अगर आपने किए हैं सिक्योरिटीज, तो परचेज डिटेल भी आती है। तो इन शॉर्ट, आपकी जो सेविंग इनकम है, डिविडेंड इनकम है, एफडी से इनकम है, सैलरी से इनकम है, या फिर आपने सिक्योरिटीज बेची है या खरीदी है, आपने कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया है या आपने सेल किया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कैप्चर होती है। तो आपको ये स्टेटमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करें। इसके साथ ही आपको फॉर्म 16 और 16A की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। किसका? फॉर्म 16 का। और फॉर्म 16A क्या होता है? ये होता है अदर देन सैलरी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होता है तो फॉर्म 16A इशू होता है। अगर आपकी कमीशन इनकम है तो कमीशन इनकम पे अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसके लिए फॉर्म 16A इशू होता है। तो अदर देन सैलरी से रिलेटेड जो भी इनकम में टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो उसके लिए फॉर्म 16A रिसीव होगा, जिनकी इनकम है। तो ये डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन स्टेटमेंट। अगर आपने सिक्योरिटीज में डीलिंग करी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो आपके पास कैपिटल गेन स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में आपका लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है, म्यूचुअल फंड से कितना है, इक्विटी शेयर से कितना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको दी जाती है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट में जो परचेज सेल की डिटेल्स कैप्चर की गई है वो आपको वेरीफाई करना है। आपने अगर वो वेरीफाई करा वो सही है तो उसके बाद जो गेन अमाउंट आया है वो आपको अपने रिटर्न में इंक्लूड करना है। ये उन लोगों के लिए बहुत सरल रहता है जिनको कैपिटल गेन चैप्टर की नॉलेज नहीं है कि कैपिटल गेन कैसे सिक्योरिटीज पे कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब से 2018 में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर प्रोविजन चेंज हुआ है, पहले एग्जेम्प्ट रहती थी एसटीटी पेड सिक्योरिटीज, अगर लॉन्ग टर्म आप बेचते हैं तो जो कैपिटल गेन आता है वो अगर लॉन्ग टर्म है तो वो एग्जेम्प्ट रहता था। बट 2018 ऑनवर्ड्स वो 1 लाख तक लिमिट कर दिया है। 1 लाख के ऊपर अगर गेन है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो उसके लिए जो स्पेशल कैलकुलेशन ग्रैंडफादर रूल अप्लाई करके करना पड़ता है टू अराइव एट द कैपिटल गेन अमाउंट, वो भी इस स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली जो ब्रोकर्स हैं वो करके देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉर्म 26S। ये भी आपको पोर्टल से ही मिलता है। जिन जिन इनकम में टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS में मिलती है। पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में टीडीएस डिडक्ट है या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। इसी के साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर की आईटी रिटर्न होना भी बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? एक तो क्या सारे इनकम पता चलती है कि पिछले साल कौन कौन सी इनकम थी, इस साल कुछ छूट ना जाए। दूसरा, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो लास्ट ईयर की रिटर्न में कितने लॉस थे, इस बार आप कितना उसका बेनिफिट ले सकते हो और कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसकी डिटेल प्रीवियस ईयर आईटीआर रिटर्न से मिलती है। बैंक इंटरेस्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपका एफडी आपके पास फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग है, उसमें इंटरेस्ट मिला है, तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बैंक से। इसी के साथ साथ अगर आपको डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो डिविडेंड स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि
फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स डिविडेंड टैक्सेबल होता है। इससे पहले तो एग्जेम्प्ट रहता था, बट अब टैक्सेबल होता है। तो आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिविडेंड की, कि कितना इनकम आपको हुई है। अगर डिविडेंड पे टीडीएस कटा है तो वो फॉर्म 26 से भी वेरीफाई हो जाएगा। और डिविडेंड इनकम आपके एआईएस में भी कैप्चर होती है। तो स्टेटमेंट होगा तो एआईएस में इनकम सही दिख रही है कि नहीं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सही दिख रही है कि नहीं, ये आप ध्यान से देख पाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एटीजी क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास डोनेशन रिसीट होनी चाहिए, क्योंकि रिसीट में लिखा रहता है कि ये एटीजी के लिए एलिजिबल है, 50% है या 100% है, ये भी रिसीट में लिखा रहता है। तो आप प्रॉपर जगह पे शेड्यूल एटीजी के प्रॉपर जो कॉलम है 50% या 100%, उसमें आप पुट कर पाए डिटेल्स, उसके लिए आपके पास डोनेशन रिसीट होना जरूरी है। इसके बाद अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 कोई टैक्स जमा किया इनकम टैक्स का, तो वो एडवांस टैक्स माना जाता है। तो आपके पास एडवांस टैक्स चालान होने चाहिए। आपने अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान जमा किया तो वो भी होना जरूरी है, क्योंकि ये सब भी रिटर्न में आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही नो पेबल का रिटर्न अपलोड होगा। टैक्स एग्जेम्पशन रिलेटेड प्रूफ होना चाहिए। ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप ओल्ड रेजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको सारे एग्जेम्पशन मिलेंगे, न्यू रेजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो एग्जेम्पशन को ऑप्ट करने के लिए अगर वो फॉर्म 16 में नहीं दिए, जैसे एचआरए के डिडक्शंस हैं या ईपीएफ के डिडक्शन है, अगर ये फॉर्म 16 में कैप्चर नहीं हुए हैं, 80G के हैं, 80D के हैं, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया तो वो फॉर्म 16 में भी नहीं शो करेंगे। तो फॉर्म 16 में नहीं शो करें तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप आईटीआर में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बट आपके पास प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न फाइल करते टाइम अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करके रखे तो उस कंपनी की डिटेल भी जाती है। तो अगर अनलिस्टेड शेयर्स के इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो आपको कंपनी की डिटेल, शेयर्स की डिटेल, ये सब आपके पास हैंडी होनी चाहिए वाइल फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया है और वो 2,50,000 एंड अबव है, तो उसके ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है और उसके पे आपने इंटरेस्ट अर्न किया है तो वो टैक्सेबल होगा। तो इसके स्टेटमेंट है, बकायदा स्टेटमेंट में टैक्सेबल इंटरेस्ट अलग दिया रहता है और एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट अलग दिया रहता है। तो आपके पास ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया तो उसका स्टेटमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा भी जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जैसे पीपीएफ का है तो पीपीएफ स्टेटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन भी आप 80C में लेंगे। उसकी इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो वो भी आपके पास होने चाहिए। तो जितने भी बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो आप अपने पास हैंडी रखें। इनकम डिटेल्स आपकी हैंडी, बट ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जो खुद से रिटर्न फाइल करे बट उनको टैक्स की उतनी नॉलेज नहीं है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अगर खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये भी कोई जानकारी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको उसकी जानकारी भी दे दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।